नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का यह कम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आपको पता है आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का दूसरा पार्ट लेकर के हम आपके सामने हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कौन कौन से तत्व होते हैं इसके बारे में जानकारी दी। पीरियाडिक टेबल की शुरुआत कब हुई, कैसे ज़रूरत पड़ी इसको बताया आपको। कौन कौन से वैज्ञानिकों ने पीरियाडिक टेबल बनाने की कोशिश की और सबसे आधारभूत जानकारी मेंडलीव की आवर्त सारणी से मिली और उसी मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ संशोधन करते हुए मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का निर्माण किया गया। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के पार्ट 2 में कितने सवाल नीट में, स्टेट पीएससी में, यूपीएससी में, एसएससी में, पीएनएसटी में या नर्सिंग में पूछे गए, आज उन सवालों का भी एक कलेक्शन लेकर के हम आए हैं। सवालों की संख्या आज सिर्फ और सिर्फ 8 है, क्योंकि आज पूरे सेशन में हमें आपको मॉडर्न पीरियाडिक टेबल समझाना है। तो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल की शुरुआत करें उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलें हम मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का डिस्कशन करें और फिर से आप सबको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक चित्र आप देख रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और ये चित्र मॉडर्न पीरियाडिक टेबल को दिखा रहा है। कई कलर से इसको हमने अलग अलग भागों में बांटा है। इसका आगे डिस्कशन हम काफ़ी विस्तार से करेंगे और जब डिस्कशन करेंगे तो फिर इन चित्रों को आपको दिखाएंगे। जिस कलर में जो है उसको उसी कलर में समझने की कोशिश करिएगा। नीचे उसके टू द पॉइंट हमने लिखा है, जैसे क्षार धातुएं, क्षार धातुओं के लिए हमने अलग से कलर चुना है। ये देखिए, ये क्षार धातुएं हैं, ये क्षार धातुएं दिख रही हैं। नीले कलर को हमने एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुओं के रूप में चुना है, तो ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं। ऐसे ही कलर के हिसाब से हम आपको बताते जाएंगे कि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के गुण क्या हैं, कैरेक्टर क्या हैं, कैसे उसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी से भिन्न है। ये सारा कुछ डिस्कशन आज आपके इस सेशन में होगा। हमारी यह क्लास, जैसा कि आपको जानकारी है, शाम को 6 बजे लाइव होती है। लाइव सेशन में यदि आपके कोई सवाल हैं तो शाम को 6 बजे आप हमारे साथ लाइव होइए और पढ़िए, अपने सवाल पूछिए। सबसे पहला सवाल जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में उन प्राथमिक बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो ये जाने कि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल जो बनी उसकी जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं। उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें, एक तो ग्रुप की है और एक पीरियड की है। यदि ये आवर्त सारणी है जो आपके नज़रों के सामने दिख रही है, आपके स्क्रीन पर दिख रही है, उसमें आज आपको ये समझना है कि ग्रुप किसको कहते हैं और पीरियड किसको कहते हैं। इसके बाद हम आवर्त सारणी की विशेषता आपको बताएंगे, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है। यदि हमारे साथ 10th, 11th, 12th या 9th के बच्चे जुड़े हुए हैं तो वो पहले ये समझें कि ये आवर्त सारणी जो प्लेटफॉर्म में है उसमें ग्रुप कहाँ कहाँ है। जरा देखिए, ये जो तीर का निशान बना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तीर के निशान को देखिए और इन तीर के निशानों को देखिए। इसमें ग्रुप की संख्या कितनी है और पीरियड की संख्या कितनी है, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो ऐसे ऐसे दिख रहे हैं आपको, ऐसे, ये ग्रुप की संख्या है। और ग्रुप की संख्या यदि कायदे से गिनोगे आप तो यहाँ से लेकर के 1, 2, फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसमें 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा। इस तरह से ग्रुप की संख्या को गिनते हैं।
कितने ग्रुप हैं इसका आगे हम विवरण आपको देंगे कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं। इसी तरह से पीरियड, इसको हिंदी में आवर्त कहते हैं। आवर्त कैसे किसको कहते हैं ये चित्र में दिख रहा है आपको। ये ऐसे जो लाइनें जाएंगी वो आवर्त की होंगी, मतलब ये इधर लंबाई में ऐसे जाएगी तो ये आवर्त कहलाएंगे। और आवर्तों की संख्या यदि आप गिनते हो तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज आपको ये समझना है कि आवर्त क्या है और समूह क्या है या ग्रुप क्या है। अब हमारे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा किसको ग्रुप कहेंगे, किसको आवर्त कहेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के प्रमुख लक्षण 4 हैं। इन 4 लक्षणों का हम आगे विवरण देंगे, आपको लिखाएंगे कि इन द पीरियड क्या होता है। एटॉमिक साइज में जब हम पीरियड का मतलब जब ऐसे बढ़ते हैं, देख रहे हो, इस पीरियड में जब हम तत्वों को ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे यदि पढ़ते हैं तो ग्रुप में आते हैं, यदि ऐसे बढ़ते हैं तो ग्रुप में कौन से 4 प्रमुख लक्षण होते हैं उसको हमने अंग्रेजी में लिखा है, उसकी हिंदी आगे आपको करने वाले हैं। ये है 1 2 3 4। इन चारों लक्षणों में इन ए पीरियड द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द सेम बैलेंस सेल ऑफ ऑल एलिमेंट। As the electronic configuration changes along the period, the chemical property of element also change। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की होती है। यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो गुण समान होते हैं। यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है तो उनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। The atomic size of element in a period decreases from left to right। इस आवर्त सारणी को ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हम हमेशा इधर मानेंगे और राइट इसको इधर मानेंगे। ये बायां होगा और ये दायां होगा। ये आप अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा ताकि जब हम गुणों का विवरण करें तो आप समझ जाएं कि हम किधर से किधर की ओर बढ़ रहे हैं, कहाँ से कहाँ को गुण बता रहे हैं। इसीलिए हमने खाली पेज बनाया है कि लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे या राइट टू लेफ्ट बढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाए कि आवर्त सारणी में हम किधर से किधर को जा रहे हैं। इन एक और यदि हम इसके प्रॉपर्टी को, इसको हमने हाथ से बनाया है, इस चित्र को आप देखिए कि इसमें सारे गुणों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए सारे गुणों को हमने एक क्रम में लिखा। तीर का निशान यहां भी देखिएगा। नंबर 1 में देखिए एटॉमिक रेडियस, परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या में यदि पीरियोडिक टेबल में आप ऐसे नोट्स बनाएंगे, यदि हम पीरियोडिक टेबल में दाएं से, दिस इज राइट, दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो परमाणविक त्रिज्या क्या होगी, परमाणविक त्रिज्या क्या होगी। ये तीर का निशान बना रहा है कि यदि हम दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं तो परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है। समझ गए होंगे आप। बस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता, अभी इस सारी चीजों की हिंदी में हम बढ़िया से लिख करके आपको नोट्स देंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता, यदि हम बाएं से दाएं जाते हैं, ये देखिए बाएं से दाएं गए तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा। ये सारे प्रश्न जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको हमने हाथ से तैयार करके आपके सामने रखा है कि ये सारे गुण, यदि ये चित्र आपके दिमाग में याद रहेगा तो कितना भी कठिन सवाल आएगा आप कर लोगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यदि हम बाएं से दाएं जाते हैं यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बढ़ती है। देखते जाओ तीर का निशान। ऐसे ही सभी लक्षणों को हम आज एक एक करके आपके सामने रखें, एक एक लक्षण आपको दिखाएंगे और कैसे वो आवर्त सारणी में उदाहरण देकर के समझाएंगे कि कैसे वो बढ़ रहे हैं। तो ये सारे गुण जितने हमने लिखे हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6, हमने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 6 से ज्यादा पीरियोडिक टेबल के गुणों का विवरण नहीं मांगा गया या नहीं पूछा गया, तो कम से कम 6 गुणों को आपको याद रखना होगा। ठीक है, आइए
यदि कायदे से देखा जाए तो यदि आवर्त सारणी को, तो वो उसके दो खंड हैं, दो खंड हैं। एक को कहते हैं लेफ्ट खंड यानी बायां, और एक को कहते हैं राइट यानी दायां खंड। दाएं खंड में याद करिएगा, दाएं खंड में या राइट साइड में हमेशा अधातुएं रखी गई है। यह है राइट खंड, देख रहे हैं। दाहिने खंड में यानी आवर्त सारणी का ये दाहिना हिस्सा है, दाहिने हिस्से में अधातुएं रखी गई जिनमें धातु गुण नहीं होते, जैसे कोयला। और बाएं साइड में धातुएं रखी गई हैं, ये याद कर लीजिए। ये दो महत्वपूर्ण गुण आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछे जाएंगे। तो किसी आवर्त सारणी के दो भाग होंगे, एक होगा लेफ्ट, दूसरा होगा राइट। लेफ्ट साइड में याद रखिएगा हमेशा मेटल रखा गया, राइट साइड में हमेशा नॉन मेटल रखा गया। ये इधर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो लिथियम सोडियम इधर मिलेंगे, और जबकि कोयला या हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन ये सब जो अधातुएं हैं इस साइड में। तो बहुत सरल है पीरियोडिक टेबल का पढ़ना, लेकिन टू द पॉइंट आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तभी ये पूरा होगा। फिर देखिए पहले पॉइंट को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पहला पॉइंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी। हिंदी वाले बच्चे, आधुनिक आवर्त सारणी। अब इसमें कितने बिंदुओं पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उन एक एक बिंदु को हम आपके सामने लिखते हैं। पहला, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले ने याद कर लीजिएगा, मोजले ने 1913 में प्रस्तुत किया। यह सवाल एमपीएसआई ने पूछा था कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा किस सन में दी गई। याद कर लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने 1913 में प्रस्तुत किया। आगे उसी लाइन में लिखिएगा, यह मोजले की खोज, ये लिख लीजिए कि मोजले ने कहा कि परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का, स्टेटमेंट है उनका, किसी भी तत्व का मौलिक गुण यानी आधारभूत गुण मोजले ने तय कर दिया कि परमाणु क्रमांक होगा यानी एटॉमिक वेट होगा। याद करिए, इसके पहले जब हम लोथरमेयर की बात किए थे, मेंडलीफ की बात किए थे, न्यूलैंड की बात किए थे, तब हमने कहा था कि किसी भी तत्व का मौलिक गुण जो है परमाणु भार होता है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी के आते जो 1913 में मोजले के द्वारा दी गई, मोजले ने यह तय कर दिया कि किसी भी तत्व का मौलिक गुण जो होगा वो परमाणु क्रमांक होगा। तो पहला कॉम्पिटिटिव पॉइंट आपके लिए। दूसरा, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण यानी एलिमेंट्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु, उनके
परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यह भी कहा, जबकि मेंडलीव ने कहा कि यदि तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो उनका गुण जो है एक आवर्त के बाद, एक निश्चित समय के बाद फिर वही गुण दिखाता है। आपको याद करिए, न्यूलैंड ने जब अष्टक नियम बताया था तो सा रे गा मा पा धा नी सा, अष्टक नियम में सा जो है पहले वाले सा से सा 8वें नंबर वाला सा मिल रहा था। लेकिन मोजले ने कहा कि ये जो गुण है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्ती फलन होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट, और अंतर यहां समझ लीजिए, वहां परमाणु भार था, यहां परमाणु क्रमांक। चलिए, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप या लार्ज फॉर्म इसका कह लीजिए, या मॉडर्न स्ट्रक्चर कह लीजिए, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के लक्षणों की व्याख्या मोसले ने की। मोसले ने किया। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से लक्षण होंगे, इसका पूरा का पूरा एक एक लक्षण आगे हम आपको बताएं। इसके पहले एक बार फिर इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप देख लीजिए। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसा कि हमने इसके पहले कहा है कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने ये पॉइंट हैं, देख रहे हो, जितने ये 6-7 पॉइंट है, सबको एक एक करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लक्षण आएंगे। इन्हीं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लक्षणों को एक एक करके हम आपको बताते हैं। चौथा पॉइंट लिख रहे हैं, सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे टू दी पॉइंट का नोट्स यदि आप बनाते हैं तो फिर आपको एक सरसरी निगाह देखने की जरूरत पड़ेगी। चौथा पॉइंट लिख रहे हैं कि इस आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को, बिल्कुल स्पष्ट लिख रहे हैं, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त। अब क्षैतिज का क्या मतलब होता है? क्षैतिज माने ऐसा लेटा। ऊर्ध्वाधर का क्या मतलब होता है? ऐसे खड़ा। फिर से देख लीजिए, क्षैतिज माने ऐसा, ऊर्ध्वाधर माने ऐसा। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त यानी पीरियड्स कहते हैं। पीरियड्स। तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभों को, ऊर्ध्वाधर स्तंभों को ग्रुप यानी वर्ग। चौथे पॉइंट के प्रमाण के लिए आपको हम पीछे ले चलेंगे। आइए, यहां पर हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये ग्रुप लिखा है। ग्रुप देख रहे हैं? ग्रुप का मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, और आवर्त का मतलब क्षैतिज। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ऐसी ऐसी जा रही है, ये पड़ी हुई लाइन जा रही है, तो ये क्षैतिज है। और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे लंबी लंबी, ये ऊर्ध्वाधर है। तो यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज खाने हैं। ऊर्ध्वाधर लंबाई में खाने हैं, जबकि पीरियड्स जो हैं वो पड़े पड़े होते हैं, यानी क्षैतिज खाने कहलाते हैं। आइए, 5वां पॉइंट लिखने जा रहे हैं। याद कर लीजिएगा, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका
की सहायता करेंगे। आवर्त सारणी में कुल 18 समूह यानी ग्रुप्स हैं। 18 समूह का मतलब ऐसे यानी थोड़ा सा पिराएं, ये ऐसी खड़ी लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 गिन लिया आपने। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़े खाने हैं उनकी संख्या बच्चों 18 होती है, 18 समूह तथा 7 पीरियड हैं, 7 पीरियड्स हैं यानी आवर्त है। देख लो, आवर्त भी गिन लो, ये गिनो 1 2 3 4 5 6 7। आवर्त की संख्या टोटल 7 है। कोई नई बात नहीं लिखी, बस आपको याद करने का ये तरीका दिया। तो ये 5वां पॉइंट था। 6वें पॉइंट को लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। समान यानी सेम, समान बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों को जिनके बाह्यतम कक्ष में समान इलेक्ट्रॉन है। कुल मिलाकर के ये लाइन कह रही है समान बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों को, ध्यान से लिखिए, को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में, ऊर्ध्वाधर स्तंभों का मतलब ये वाले स्तंभ, ये मतलब ऐसा। क्या कह रहे हैं हम कि समान बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा गया। जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, उनको ऐसे लंबी वाली लाइन में एक ग्रुप में रखा गया। आपको दिखाते हैं प्रमाण के साथ। ये देखिए, यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी कि नहीं होगी? देख लेना। इसमें लिथियम का परमाणु क्रमांक याद करना, फिर इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था करना। आगे हम जो वीडियो लाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर एक अलग से लेक्चर बनाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में होंगे। तो यदि आपको लिथियम याद आता होगा तो 2 8 1 इसका यानी 8 2 10 11 परमाणु क्रमांक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रथम कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इतने जितने इसमें दिख रहे हैं, इस लाइन में जितने ऊर्ध्वाधर खाने में दिख रहे हैं, सबके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी। समझ गए होंगे आप हमारी बात। आइए आगे। समान बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा गया। यही कारण है, यही लिख लेते हैं, यही कारण है कि एक समूह के तत्वों में, अब ग्रुप है ऊपर से नीचे का, यही कारण है कि समान ग्रुप के तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ये 6वां। 7वां एक महत्वपूर्ण पॉइंट यूपीएससी ने पूछा था, उसको विस्तार से हम आपको समझाते हैं। पहले लिख लीजिए, आवर्त संख्या, पीरियोडिक नंबर, आवर्त संख्या
इंग्लिश वाले बच्चों को न समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए किसकी आपको अंग्रेजी चाहिए, हम तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में जब 6 बजे लाइव रहेंगे तो आपको तुरंत बताएंगे। आवर्त संख्या यानी पीरियोडिक नंबर। आवर्त में तत्व की अधिकतम तत्व की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n को दर्शाती है। इसका भी अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वांटम नंबर, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, इसको अलग से हम आपको समझाएंगे। अभी फिलहाल आप यहाँ पढ़िए कि आवर्त संख्या, आवर्त में तत्व की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या को, मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है आवर्त में, आवर्त का मतलब ऐसे ऐसे ग्रुप में नहीं, ग्रुप तो ऊपर से नीचे है, आवर्त की बात कर रहे हैं। आवर्त संख्या आवर्त में तत्व की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाती है। प्रत्येक आवर्त, प्रत्येक आवर्त यानी पीरियड, प्रत्येक आवर्त यह दर्शाता है कि, यह दर्शाता है कि एक नया कोष, एक नया कोष इलेक्ट्रॉनों से भरा गया। जरा इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, चलते हैं, आपको पीछे ले चलते हैं। यदि इस आवर्त सारणी में हम आते हैं तो हमको यहाँ लिथियम मिलता है, यहाँ देखिए पीछे, और यहाँ पर लिथियम के पास हमको बेरिलियम मिलता है। लिथियम की जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 1 होगी। जब बेरिलियम के पास पहुंचेंगे तो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। तो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है, और ये संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। कुल मिलाकर के अब ये समझिए, आगे हम उदाहरण देकर के आपको समझाएंगे। आवर्त संख्या आवर्त में तत्व की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या n को दर्शाती है। प्रत्येक आवर्त यह दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉन से भरा गया। आठवां पॉइंट देखिए, प्रथम आवर्त में प्रथम आवर्त में 2 तत्व उपस्थित, प्रथम आवर्त में 2 तत्व उपस्थित हैं। यह भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। अब फिर आपको आवर्त सारणी हमें दिखानी पड़ेगी। आप तो अपने सामने आवर्त सारणी खोल के रखिए। प्रथम आवर्त में 2 तत्वों की पोजीशन आपको दिखाई देगी। कहाँ? यह पहला आवर्त है, देखिए पहला आवर्त ये है, दिखा। पहले आवर्त में एक ये तत्व और एक ये तत्व मिला। यही चीज तो हम लिख रहे हैं। लगातार आप आवर्त सारणी देखते चलोगे तो आपको आवर्त सारणी याद हो जाएगी। पहले आवर्त में सिर्फ और सिर्फ 2 तत्व दिखाई देते हैं, दिख गए। प्रथम आवर्त में 2 तत्व उपस्थित हैं। इसके बाद के आवर्त में, इसके बाद के आवर्त में क्रमशः, क्रमशः याद रखिएगा, क्रमशः 8, फिर 8, फिर 18 और 32 तत्व हैं।
पहले आवर्त में सिर्फ 2, उसके बाद इन्हीं आवर्त में फिर 8, फिर गिन लो ये दूसरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 है, ये देख लो, फिर 8। तो पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, और इसके बाद गिनोगे तीसरे आवर्त में, मतलब यहां पहुंचोगे तो टोटल नंबर हो जाएगा 18। फिर चौथे में पहुंचोगे तो ये क्रमशः जो है पहले में 2, फिर इसी क्रम से आगे बढ़ते हुए 2 8 18 जैसे हमने क्रम लिखा है, दूसरे में 8, फिर 8, फिर 18 और 32 तत्व है। 7वां आवर्त ध्यान दीजिएगा, इसको अलग पॉइंट में हम लिख देते हैं, 9वें पॉइंट में 7वां यानी 7th, ये अक्सर नीट में पूछा है। 7वां आवर्त अपूर्ण है। सतवां आवर्त कौन सा है, इधर देख लें तो पहला आवर्त ये 1 2 3 4 5 6 7, ये लास्ट वाला जो आवर्त है यानी ये वाला आवर्त अपूर्ण है, जो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में याद रखना होगा कि 7वां यानी 7th आवर्त अपूर्ण है। सैद्धांतिक रूप से ये भी लिख लेना, याद भी कर लेना, सैद्धांतिक रूप से इसमें भी तत्वों की अधिकतम संख्या, इसमें भी तत्वों की अधिकतम संख्या 32 होगी। माना कि अपूर्ण है 7वां आवर्त, लेकिन थ्योरेटिकल यदि देखा जाएगा तो इसमें अधिकतम संख्या 32 होगी, रट लो। अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। 7वां आवर्त अपूर्ण है, सैद्धांतिक रूप से इसमें भी तत्वों की अधिकतम संख्या 32 होगी। 10वें पॉइंट पर इस आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी, छठवें एवं 7वें आवर्त में, लिखिए पहले फिर हम दिखाते हैं, 6वें एवं 7वें आवर्त। अब 6वां और 7वां आवर्त देख लें, आइए आवर्त सारणी में यहां से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 6वां ये वाला और 7वां ये वाला, नीचे के 2 आवर्तों की बात कर रहे हैं, 6वें और 7वें आवर्त की। आधुनिक आवर्त सारणी में 6वें एवं 7वें आवर्त में क्रमशः लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के एक्टिनाइड के 14 तत्व नीचे रखे गए। यहां याद करना 14, यह भी ऑब्जेक्टिव का सवाल। आधुनिक आवर्त सारणी के 6वें और 7वें आवर्त में क्रमशः लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के 14 तत्व नीचे रखे गए, नीचे बल्कि अलग से। चलिए फिर आवर्त सारणी की ओर चलें, ये पहुंचे हम आवर्त सारणी में। यहां से 6वें और 7वें के ये जो 2 लाइनें आपको दिख रही हैं, इसमें एक लैंथेनाइड है और एक एक्टिनाइड है ना, अलग अलग।
तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को अलग अलग आवर्त सारणी में नीचे रखा गया। चलिए बस इतना आपको जानना है। 14 तत्व इसमें रखे गए। अब 14 तत्व कहाँ दिख रहे हैं ये भी आप पूछोगे कि साहब 14 तत्व बताइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गिन लेना। 14 तत्व दो श्रेणियों में, एक श्रेणी को लेंथेनाइड दूसरी श्रेणी को एक्टिनाइड कहते हैं, वो रखे गए। तो ये हमारा 10वां पॉइंट था। और ये तत्वों की विशेषता क्या होगी, क्या वो उसी श्रेणी में गुणधर्म को प्रदर्शित करेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका भी डिस्कशन हम करेंगे। फिलहाल हम आवर्त के लक्षणों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पीएनएसटी में, नीट में, नर्सिंग में पूछे गए, अब टू द पॉइंट उन सवालों पर आपको ले चलते हैं। 11वां सवाल, किसी आवर्त में, ध्यान दीजिएगा, किसी पीरियड यानी आवर्त, सोच समझ करके आगे बोलिएगा, किसी पीरियड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, किसी भी पीरियड की बात करें, पीरियड माने ऐसे बेड़ा बेड़ा, किसी भी पीरियड में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक बढ़ती है, 1 से 8 तक बढ़ती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1 से 8। अब आवर्त में फिर आपको ले चलना पड़ेगा, आप तो रखे होंगे, किसी भी आवर्त में चलते हैं तो 1 से 8 तक बढ़ती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर इसके बाद परमाणु संख्या में परिवर्तन शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन शुरू हो जाता है। कैसे शुरू हो जाता है ये आगे हम आपको बताएंगे। 1 से 8 तक बढ़ती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव का यह भी सवाल पूछा गया कि किसी आवर्त में, किसी आवर्त में तत्वों के क्रमवार, तत्वों के परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर क्रमवार होते हैं, क्रमवार होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले 18 आ जाए उसके बाद 17 आए, ऐसा नहीं। ये बात को पुष्ट करते हुए हम आपको बता रहे हैं कि किसी आवर्त में तत्वों को या लेफ्ट से राइट ले चल रहे हैं, तो यदि इधर 1 है तो फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, यानी क्रमवार होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले 3 कर दो, फिर 2 कर दो, फिर 1 कर दो। ये तीसरा महत्वपूर्ण। अब चलिए, किसी आवर्त में, यह भी पीएनएसटी में पूछा गया सवाल है, यहीं पर याद कर लीजिएगा। किसी आवर्त में, किसी आवर्त में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट, बाएं से, ये हमारा हाथ देखिए, बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर हाइड्रोजन के प्रति, हाइड्रोजन कहां है अलग से आवर्त सारणी में आप देख रहे हो, हाइड्रोजन के प्रति तत्वों की संयोजकता तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 0 तक घटती है, फिर 0
तक घटती है। 1 से 4 तक किसी आवर्त में बाएं से दाएं, ये चलिए आवर्त में ले चलते हैं आपको, ये आवर्त है। आवर्त में इधर से इधर को जब हम बढ़ते हैं तो 1 से 4 तक बढ़ती है, यानी 1 2 3 4 यहां तक बढ़ी और फिर लगातार घटना शुरू हो जाती है। और कोई ऐसा भी होगा जिसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो जाते होंगे, यानी उसकी संयोजकता शून्य हो जाती है, या संयोजक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर जाते हैं, संयोजकता उसके बाद घट जाती है। यही चीज़ हमने लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछता है। हाइड्रोजन के तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 0 तक घटती है, इसको याद करिएगा। अगला क्या लिखा है, कौन सा नंबर था, 10th 11 12 और ये 13 था। 14 नंबर का महत्वपूर्ण पॉइंट, एटॉमिक रेडियस। जितने गुण उधर हमने लिखे थे, आपको याद आता होगा ये वाला चित्र, ये देखिए, ये वाला चित्र आपको याद आता होगा, ये देखिए, इतने सारे गुणों में क्या क्या परिवर्तन होता है, सिर्फ इतना हम लिख रहे हैं। आपको सिर्फ ये वाला चित्र याद रखना है कि ये वाला चित्र आपके दिमाग में रहेगा तो आगे आपको बन जाएगा। तो इधर देखिए, परमाणु त्रिज्या, विद्युत धनात्मक लक्षण, विद्युत धनात्मक लक्षण, धातु गुण मेटेलिक प्रॉपर्टी। इंग्लिश वाले बच्चे जहां न बनेगा पूछ लेना। धातु गुण, तत्वों की अपचायक प्रकृति, तत्वों की रिड्यूसिंग पावर, अपचायक प्रवृत्ति, रिड्यूसिंग पावर, तथा ऑक्साइडों के क्षारीय प्रकृति, ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति। ये सभी ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति, ये सभी गुण, ये याद कर लो, ये सभी गुण आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर घटते हैं, डिक्रीज करते हैं, रिड्यूस करते हैं। एटॉमिक नंबर हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी हो, मेटेलिक प्रॉपर्टी हो, रेडिएसिंग पावर हो, अपचायक क्षमता हो, या ऑक्साइडों का बेसिक नेचर हो, यदि हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो ये घटते हैं। 15वां पॉइंट लिख लें, इस पर भी ऑब्जेक्टिव। 15वें पॉइंट पर कौन सा ऑब्जेक्टिव, ये देखिएगा, ऋण विद्युतीय लक्षण, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जितना हमने उधर चित्र जो हाथ से बनाए, हाथ वाले चित्र को देखिएगा, जितने गुण उधर लिखा है उसी को यहाँ क्रम से लिखे देते हैं। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आधात्विक गुण, आधात्विक गुण, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति, ऑक्साइडों की आयनन विभव, आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल इसको बोलते हैं। विद्युत ऋणात्मकता, आधात्विक गुण, अम्लीय प्रकृति, ऑक्साइडों की प्रकृति और आयनाइजेशन पोटेंशियल। किसी आवर्त में, ध्यान से लिख लो, पक्का पूछेगा, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर वृद्धि होती है या इंक्रीज होता है,
किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर, बाएं से दाएं ओर जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तथा विद्युत ऋणात्मकता तथा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता में वृद्धि होती है। याद करो, होगी कि नहीं? अरे विद्युत ऋणात्मकता तो बढ़ेगी जैसे जैसे इधर से इस आवर्त सारणी के इस हाथ से, जिस हाथ में हमारे घड़ी है, इस हाथ से जब इस हाथ की हो जाएगी तो विद्युत ऋणात्मकता तो बढ़ती है। फ्लोरीन याद करो, है ना, उस लास्ट साइड में है, और इधर सोडियम याद कर लो। विद्युत ऋणात्मकता ये क्या गुण होता है, इसका भी विस्तार से अलग से वीडियो बना करके आपको समझाना होगा, तब आपको स्थायी रूप से आएगा। 16वां पॉइंट, किसी समूह की बात कर लें, किसी ग्रुप की बात कर लें, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, हालांकि हमने सब कुछ बता दिया है, जरा देखो इधर ये वाला चित्र, ये आपको काम आएगा। ऊपर से नीचे जाने पर, अब यहां पर तो सब ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे ये देखो, ये एक नीचे आ रहा है, ये देख रहे हो, ये यानी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है कि घट रही है? आप बिल्कुल बता दोगे कि ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। ये कौन सा गुण है? ये मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक कैरेक्टर वाला। ये कलर देखिएगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है ऊपर से नीचे जाने पर घटती है ग्रुप में। ये बाकी कलर देखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यदि हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी, यदि नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी। सारा का सारा लिखा हुआ है। यदि ये वाला चित्र आपके दिमाग पर याद रहेगा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, सब चीज आप समझ जाओगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक त्रिज्या, जितना उधर लिखा है, धन विद्युतीय लक्षण, धन विद्युतीय लक्षण, धात्विक प्रवृत्ति, तत्वों की अपचायक प्रकृति, में वृद्धि होती है, ये याद कर लेना और इस उधर पढ़ लेना। एक और पॉइंट आपको दे दें, 11वां, 16वां, 17वां पॉइंट, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर है, किसी ग्रुप में नीचे से ऊपर है, बच्चों इसको सुधार लो, किसी समूह में ऊपर से नीचे, और ये भी ऊपर से नीचे जाने पर ऋण विद्युतीय प्रकृति, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, आधात्विक प्रकृति, ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति, ये परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ कमी आती जाती है। ये नोट करना चाह रहे हैं, लिख लीजिए, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता,
आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अधात्विक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती जाती है। नोट कर लेना, ये घटती है। और अंतिम पॉइंट आवर्त सारणी का 18वां पॉइंट, समूह में नीचे जाने पर, समूह में यानी ग्रुप में, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया सवाल है। समूह में यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं में क्रियाशीलता में, रिएक्टिविटी में वृद्धि होती है। क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। धातुओं की बात करें, क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। और यदि यही सवाल नीट में पूछ दिया कि धातुओं का क्या होगा, नॉन मेटल्स के साथ क्या होगा, तो वो भी नोट कर लो। ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, जबकि अधातुओं में क्रियाशीलता घटती है। क्रियाशीलता घटती है। ये महत्वपूर्ण 18 पॉइंट आपको आवर्त सारणी में पढ़ने हैं। आप इनको क्रम से टू द पॉइंट एक बार फिर देख लीजिए। 18 पॉइंट यदि आपके याद रहे तो इन 18 पॉइंट में कोई भी ऑब्जेक्टिव हमने छोड़ा नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा। शर्त यह है कि आप इसको ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा। अब आइए, हमने कहा है कि इन्हीं से जुड़े हुए जो हमारे एमसीक्यू हैं, किसी को भी यदि कोई सवाल पूछना है तो आप उसके लिए स्वतंत्र हो। आज हम आपके लिए 8 एमसीक्यू लाए हैं। देखते हैं कि चूँकि ये आवर्त सारणी का आज हमारा दूसरा सेशन है, आपकी तैयारी कैसी है, आपने पढ़ा कैसे है, क्या आप जवाब दे पाते हो। आपकी परीक्षा से निकाले गए सवाल हैं, उन्हीं सवालों को एक एक करके आपसे पूछते हैं। तो चलते हैं बच्चों, अब एमसीक्यू सेशन में हमारा पहला सवाल आपसे है। एक वैज्ञानिक हैं, नीट में इनको सवाल को पूछा गया। वैज्ञानिक का नाम है, हिंदी में लिखे दे रहे हैं, डी चैनकोर टॉइस, डी चैनको एक वैज्ञानिक है, ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में, तत्वों को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। ये एक वैज्ञानिक है जो ये कह रहे हैं कि तत्वों का जो क्लासिफिकेशन किया गया, किस गुण के आधार पर बढ़ते हुए, कौन सा गुण लिया कि उसको बढ़ते हुए क्रम में रखा, व्यवस्थित किया। हम आपको ऑप्शन देते हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। बी ऑप्शन दे रहे हैं एटॉमिक वेट। सी ऑप्शन दे रहे हैं एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या।
और डी ऑप्शन दे रहे हैं बैलेंसी या संयोजकता। चैनकोट्राइस नामक वैज्ञानिक ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। जब वो व्यवस्थित कर रहे थे तो किस चीज का आधार माना? क्या वो एटॉमिक नंबर था, क्या वो एटॉमिक वेट था, क्या वो एटॉमिक रेडियस था, क्या वो बैलेंसी थी? बच्चों आपके स्क्रीन पर अब दूसरा सवाल, निम्न में से न्यूलैंड के अष्टक नियम, ये कल पढ़ाया है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के संबंध में कौन सा सही कथन है? ए ऑप्शन दे रहे हैं तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। बी ऑप्शन दे रहे हैं 8वें तत्व के गुण, एसएससी में भी पूछा है, रेलवे में भी यही सवाल पूछा है, पीएनएसटी में भी पूछा है। 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे। यह नियम केवल आर्गन तक के तत्वों के लिए सही है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं उपरोक्त में से निम्न में से न्यूलैंड के अष्टक नियम के संबंध में कौन सा सही कथन है? तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे। यह नियम केवल आर्गन तक के तत्वों के लिए सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों आपके स्क्रीन पर तीसरा सवाल, न्यूलैंड के ऑक्टेव यानी ऑक्टेव रूल, अष्टक नियम के अनुसार लिथियम के गुण समान थे। किसके समान थे साहब? पहला, सोडियम के समान थे। बी, पोटेशियम के समान थे। सी, मैग्नीशियम के समान थे। या डी, एल्यूमिनियम के समान थे। न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल के अनुसार लिथियम का गुण किससे मिलना चाहिए? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से। बच्चों आपके स्क्रीन पर चौथा सवाल, निम्न में से कौन सा संबंध लोथर मेयर द्वारा ये साइंटिस्ट हैं, इनका डिस्कशन हम इसके पहले वाले वीडियो में, आज वाले में नहीं, इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। लोथर मेयर द्वारा ग्राफीय रूप से प्रतिपादित किया गया है। ए ऑप्शन दे रहे हैं
रासायनिक गुणों और परमाणु भर के मध्य केमिकल प्रॉपर्टी एंड एटॉमिक वेट के मध्य किसके किसके बीच में ये ग्राफ बना है, ये आपको बताना है। केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट के मध्य है, या फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट के बीच है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या? भौतिक गुण और परमाणु क्रमांक के बीच, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के बीच, और डी ऑप्शन दे रहे हैं रासायनिक गुण, रासायनिक गुण और परमाणु भार के बीच। निम्न में से कौन सा संबंध लोथर मेयर के द्वारा ग्राफीय रूप से प्रतिपादित किया गया? केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट के मध्य, फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक वेट के मध्य, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर के प्रति, केमिकल प्रॉपर्टी एंड एटॉमिक परमाणु क्रमांक के बीच। यहाँ क्रमांक कर लीजिए, एटॉमिक नंबर के बीच। तो ये था चौथा सवाल। आप सही जवाब करने की कोशिश कीजिए। पांचवा सवाल, लोथर मेयर के अनुसार, लोथर मेयर के अनुसार तत्वों के रासायनिक गुण, तत्वों के रासायनिक गुण उनके आवर्ती फलन होते हैं। ये अभी बताया, उनके तत्वों के रासायनिक गुण उनके आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं ये पूछना चाह रहा है ये एग्जामिनर। क्या वो संयोजकता यानी बैलेंसी के प्रति? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह परमाणु संख्या है, क्या वह परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर है? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह परमाणु भार, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह परमाणु का आकार है, एटॉमिक साइज है। चार ऑप्शन दिया, क्या वो संयोजकता है, क्या वो परमाणु संख्या है, क्या वो परमाणु भार है, क्या वो परमाणु का आकार है। बच्चों छठवां सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन या कौन सा स्टेटमेंट गलत है? असत्य बताना है। असत्य। मेंडलीफ ने, ए ऑप्शन देखिएगा, मेंडलीफ ने तत्वों की क्षैतिज पंक्तियों, तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, देखिए जो ऐसे ऐसे लाइन होती है, ऐसी ऐसी लाइन ये पंक्ति कहलाती है, और जो ऐसे ऐसे होता है वो स्तंभ कहलाता है। तो मेंडलीफ के तत्वों को क्षैतिज पंक्तियां तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभ में, मेंडलीफ ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभ में व्यवस्थित किया। बी ऑप्शन दे रहे हैं
मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के आधार पर व्यवस्थित किया। सी ऑप्शन दे रहे हैं, मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण निश्चित रूप से लूथर मेयर के वर्गीकरण से अधिक विस्तृत था, यानी अधिक बड़ा था। और अंतिम डी ऑप्शन दे रहे हैं, उपरोक्त में कोई नहीं। छठवें सवाल में हमने पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मेंडलीव ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभ में व्यवस्थित किया। मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण निश्चित रूप से लूथर मेयर के वर्गीकरण से अधिक बड़ा था। उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, 7वां सवाल अब आपके स्क्रीन पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी में टेलुरियम, याद करिए टेलुरियम था ना, टेलुरियम की अपेक्षा कम अणुभार वाले आयोडीन को किसके साथ रखा गया? किसके साथ? नीट का ये सवाल, किसके साथ रखा गया? ए ऑप्शन देखिएगा, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। बी ऑप्शन दे रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। सी ऑप्शन दे रहे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। मेंडलीव की आवर्त सारणी में टेलुरियम की अपेक्षा कम अणुभार वाली आयोडीन को किसके साथ रखा गया? यह हमारा सवाल था। क्या वो आयरन के साथ, क्या कोबाल्ट के साथ, क्या निकिल के साथ, क्या आयरन, कोबाल्ट, ब्रोमीन के साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ, क्या ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम के साथ, क्या कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ? बच्चों, आज के सेशन का अंतिम सवाल अब आपके सामने। इसी तरह से सवालों की ये श्रृंखला अब पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि अभी तक तो थ्योरी हुई है, अभी बाकी बचा है कि आपको SPD ब्लॉक के बारे में बताएंगे। तो अगला जो लेक्चर होगा SPD पर होगा, उसी से जुड़े हुए सवाल, और फिर एक दिन लगातार MCQ पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पर और पीरियोडिक टेबल पर करीब 20 से 30 सवाल हम आपसे पूछेंगे। उसके लिए कंप्लीट रूप से आप तैयारी रखिएगा। बच्चों, आज के सेशन का अंतिम सवाल, मेंडलीव ने, यूपीएससी का सवाल है, एल्यूमिनियम के नीचे, अच्छे से पढ़िएगा पहले, नीचे और एक स्थान सिलिकॉन के नीचे और एक स्थान सिलिकॉन के नीचे
छोड़ा। सही बात है। कल हमने ये चित्र आपको दिखाया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ाया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाकर भी दिखाया है, छोड़ा, जिसके परमाणु भार क्रमशः 68 एवं 72 है। अब वो क्या हो सकता है ये बताना है। कल ये पढ़ाया है, एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन। बी कह रहे हैं एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। सी ऑप्शन दे रहे हैं एका जर्मेनियम एका सिलिकॉन, एका जर्मेनियम एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम एका जर्मेनियम। मेंडलीव ने एल्यूमिनियम के नीचे और एक स्थान सिलिकॉन के नीचे छोड़ा है, जिनके परमाणु भार क्रमशः 68 एवं 72 हैं। आपको बताना है कि वो एल्यूमिनियम सिलिकॉन है। एल्यूमिनियम सिलिकॉन सामान्य सा है, क्योंकि एका शब्द को पिछले वाले वीडियो में हमने आपको स्पष्ट तौर पर पढ़ाया है, एका जर्मेनियम एका सिलिकॉन एका एल्यूमिनियम। तो इन सवालों में आपसे कितने सवाल बने आपको ये याद होगा। अब बारी है इन सवालों के उत्तर बताने की। तो पहले सवाल पर चलते हैं और पहले सवाल का उत्तर आपको बताएं कि पहले सवाल का उत्तर था, पहले सवाल का क्या आपने इन वैज्ञानिक के बारे में पढ़ा है। ये डी चैनकोटॉइस ये परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किए थे। जितने भी वैज्ञानिक पहले थे सब परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किए। तो ये पहला जवाब। दूसरा था निम्न में से न्यूलैंड के अष्टक नियम के संबंध में कौन सा सही कथन है। इसमें सही कथन तत्वों को परमाणु भार पर तो ये रखे नहीं थे। 8वें तत्व के गुण प्रथम के तत्व के समान होना चाहिए। सारे गामा पा वाला वो उदाहरण याद रखिएगा। तीसरा सवाल था न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल के अनुसार लिथियम के गुण किससे मिलेंगे। तो लिथियम जिस लाइन में होगा उसी में मिलेंगे। तो आप बताइए आप तीसरे सवाल का जवाब क्या होगा। तीसरे सवाल का जवाब है सोडियम के साथ मिलेगा। निम्न में से कौन सा संबंध लोथर मेयर के द्वारा ग्राफीय रूप से प्रतिपादित किया गया। तो ग्राफीय रूप से किसके किसके बीच में ग्राफ बनाया था लोथर मेयर ने, उसको आप एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा, वो ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ को समझने की कोशिश करिएगा। हालांकि उत्तर हम बता रहे हैं। चौथा सवाल का वो होगा भौतिक गुण और परमाणु भार के मध्य, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एटॉमिक वेट के बीच में। एक तरफ फिजिकल प्रॉपर्टी को रखा था, एक तरफ एटॉमिक वेट को रखा था, उसके बीच में एक ग्राफ खींचा था। उसी ग्राफ की बात हम पूछ रहे थे चौथे सवाल पर। पांचवा सवाल था लोथर मेयर के अनुसार तत्वों के रासायनिक गुण उनके आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं। लोथर मेयर का ये फार्मूला था। तो ये परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट, क्योंकि लोथर मेयर जो है परमाणु भार पर आधारित एटॉमिक पीरियोडिक टेबल की संकल्पना को दिया था। छठवां सवाल था निम्न में कौन सा कथन असत्य है। छठवें सवाल पर जब हम चले तो इसमें असत्य है, सबसे बड़ा असत्य कि मेंडलीव ने तत्वों को उनको परमाणु क्रमांक के आधार पर नहीं, यहाँ पर याद करिएगा उन्होंने इसी कारण इनकी आवर्त सारणी रिजेक्ट हुई थी। परमाणु भार के आधार पर इन्होंने व्यवस्थित किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में टेलेरियम की अपेक्षा कम अणुभार वाले आयोडीन को किसके साथ रखा गया है, ये तो आपको पता है। सरल सा सवाल था। सातवां सवाल, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ ही आयोडीन को रखा गया है। मेंडलीव के आज के सेशन का बच्चों अंतिम सवाल, मेंडलीव के एल्यूमिनियम के नीचे एक स्थान सिलिकॉन के नीचे छोड़ा, परमाणु भार 6872 है। इसका सही जवाब होगा 8वें सवाल का एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। क्रमशः इनके परमाणु भार आप देखोगे तो इसका 68 निकलेगा, इसका 72 निकलेगा, ये याद रखिएगा। तो अब बच्चों यहीं पर सेशन को आज रोकते हैं।
ये हमारी क्लास शाम को 6 बजे लाइव हो, शाम को ठीक 6 बजे। यदि आपके दिमाग में कोई सवाल या कोई प्रश्न उठता है तो आप उस समय हमसे पूछ लीजिएगा, उस समय हम आपका जवाब देंगे। आप नोट्स जैसे बना करके हमारे पास भेज रहे हो उसको और बेहतर ढंग से लिख करके और क्रम टू द पॉइंट आप बनाओ जैसे हम बनाते हैं, तो आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी पूर्ण हो जाएगी। सभी बच्चों को फिर से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।